हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। उत्तराखंड वंदोरा की फ्री चैप्टर वाइज सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये इस सीरीज़ की 10th वीडियो है। ठीक है, इससे पहले की 9 वीडियो में हमने जो 9th क्लास है उसका फिजिक्स कर दिया है पूरा कंप्लीट, केमिस्ट्री भी पूरी कंप्लीट कर दी है और फूड वाला चैप्टर था जो एक, उसे भी कंप्लीट कर दिया है। अब हमारा सिर्फ बायोलॉजी बच गया है 9th क्लास की, तो उसको हम 2 या 3 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर देंगे। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे सेल वाला चैप्टर, यानी जो ऑफिशियल सिलेबस है उसका यूनिट नंबर 3 है और उसमें जो ये पोर्शन है सेल वाला, ये इसे आज डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, इसमें जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं सबको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यदि आप 9th की एनसीईआरटी से पढ़ रहे थे, उसका ये चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, जीवन की मौलिक इकाई यानी कोशिका। ठीक, फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक, सेल। तो इसमें देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे आज। ठीक, इसमें हम देखेंगे सेल क्या होता है, सेल के टाइप्स क्या होते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, फिर सेल के ऑर्गेनेलिज यानी कि अंगक की बात करेंगे। ठीक है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। ठीक है, ये सब देखेंगे। ओके, फिर लास्ट में देखेंगे सेल डिवीजन। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेल क्या होता है, सेल किसको बोलेंगे, कोशिका किसको बोलेंगे। तो देखिए, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी किसी जीव के रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। यानी कि उसकी बॉडी किस चीज़ से मिलकर बन रही है, यानी स्ट्रक्चर कैसा है, और जो उसके बॉडी में कुछ जो फंक्शंस हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं, तो इसी सेल को पढ़ेंगे। यानी सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा यूनिट होता है हमारी बॉडी में, जिससे हमारे सारे पार्ट्स मिलके बने हैं। और जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है पूरे अर्थ पे, सब किससे मिलके बने, सेल से मिलके बने हैं। ठीक है, देखिए सेल का ओरिजिन कैसे हुआ है। जो सेल वर्ड है ये लेटिन भाषा का एक शब्द है, सेला। ठीक है, सेला वर्ड से आया है लेटिन, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा, स्मॉल रूम। ठीक है, अब देखते हैं कुछ डिस्कवरीज है, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, लेकिन इन्होंने किस में किया था, डेड सेल की खोज की थी, डेड। और किस में, कार्क जो होता है यानी कि बार्क ऑफ ट्री, जो पेड़ की छाल होती है ना, उसमें इन्होंने सबसे पहले डेड सेल की खोज की थी। कब, 1665 में। ठीक, अगर हम लिविंग सेल की बात करें, जीवित कोशिका की बात करें, तो लिविन हॉक ने 1674 में यानी 1674 में तालाब के जल में, ठीक है, तालाब के जल में उन्होंने माइक्रोस्कोप से लिविंग सेल का पता लगाया था। ठीक, ये हो गया। तो अगर सिंपल पूछा जाए कि सेल की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। अगर पूछा जाए कि लिविंग सेल की खोज किसने की थी, तो लिवेन हॉक ने किया था। ठीक है, 1674 में। ओके, अब देखते हैं आगे कि एक थे रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट, ये जो सब लिखे हुए हैं ना, ये एनसीईआरटी से लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो क्या पता ये पूछे जा सकते हैं, सन के साथ पूछे जा सकते हैं कि किस ईयर में इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी। ठीक, तो देखिए 1831 में, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने सेल में न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक है, तो सेल में न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी, 1831 में। ठीक, अगले पुरकिंजे ने क्या किया था, 1839 में। ठीक है, 1839 में इन्होंने प्रोटोप्लाज्म का पता लगाया था। सेल में जो जीव द्रव्य होता है यानी कि प्रोटोप्लाज्म, उसका पता लगाया था। तो प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, पुरकिंजे ने की थी। ठीक है, और पुरकिंजे ने यही बोला था जब प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। ये भी इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। ठीक, आगे देखते हैं। एक थे एम स्लीडन और एक थे टी स्वान। ठीक है, ये लगभग 1839 की बात है। इन्होंने क्या दिया था, सेल थ्योरी। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार आपने देखा होगा कि सेल थ्योरी किसने दिया है, तो स्लीडन और स्वान ने दिया है। ठीक है, स्लीडन और स्वान ने दिया है। ओके, तो इन्होंने सेल थ्योरी दी थी स्लीडन और स्वान ने। उसमें विर्चो ने 1855 में ऐड किया। ठीक है, उसमें विर्चो ने कुछ ऐड किया, आगे बढ़ाया मतलब उसको। अभी देखेंगे कि क्या ऐड किया था उसमें। ठीक, तो 1855 में विर्चो ने जो सेल थ्योरी दी थी स्लीडन और स्वान ने उसको आगे बढ़ाया। ओके, अब देखिए 1940 में इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद सेल स्ट्रक्चर को समझा गया। ठीक, यानी 1940 में इलेक्ट्रॉनिक जो माइक्रोस्कोप था उसकी खोज हो गई थी और उसके बाद सेल के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा गया। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी, जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, उसकी खोज की थी नॉल और रस्का ने। ठीक है, नॉल या रस्का, कहीं पर रुस्का भी मिलेगा आपको, रुस्का। तो नॉल और रस्का ने किया था। कब किया था, इतने में किया था इन्होंने खोज। ठीक है, 1932 में। पर अगर जो सिंपल माइक्रोस्कोप की बात किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक ना लगा उसके आगे, तो उसका आविष्कार किया था एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक ने किया था। ठीक है, ठीक है, इन्होंने ये सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी, फिर इन्होंने जीवित सेल का पता लगाया था तालाब में। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो नॉल और रस्का ने। ठीक, 1932 में। अब देखते हैं सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी जो स्लीडन और स्वान ने दिया था 1839 में। ठीक है,
उसके अंदर देखिए इस सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। जो सेल है वो क्या है, संरचनात्मक इकाई है जीवन की संरचनात्मक इकाई क्या है, सेल। संरचनात्मक मतलब कि किस संरचना कैसी हुई जीवन की संरचना कैसी हुई, मतलब जीवन किन चीज़ों से मिलके बना है, तो मिलके किससे बना है, सेल से मिलके बना है, ठीक। एक चीज़ तो ये बोला कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरी चीज़ में बोला कि सेल इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। यही दोनों बात करी। फंक्शनल यानी कि कार्यात्मक जो इकाई है जीवन की वो क्या है, सेल है, ठीक। जब हम कुछ भी काम कर रहे हैं वो किस वजह से काम कर रहे हैं, तो वो सेल की वजह से, ठीक। तो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई ये है सेल की थ्योरी, ठीक। अब विर्चो ने इसमें आगे ऐड किया था ना, विर्चो ने जो 1855 में इसमें ऐड किया था, देखिए क्या ऐड किया था इसमें, सभी सेल अपने पूर्ववर्ती सेल से मिलकर बनी होती है, यानी जो सेल होती है पिछले वाली सेल से मिलकर बनी होती है। जैसे एक सेल बना, एक सेल, फिर ये दोनों सेल से एक और नई सेल बनेगी, ठीक है। तो सभी सेल अपने पूर्ववर्ती सेलों से बनी होती है, ठीक है। पुराने सेल से नए सेल बनते हैं, पुराने सेल से नए सेल बनते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये किसने ऐड किया है, विर्चो ने, ठीक है। हर लाइफ एक सिंगल सेल से शुरू होती है, ठीक। जितनी भी लाइफ है ना, जितनी भी लाइफ, हाँ, वो एक सिंगल सेल से शुरू होती है, ठीक है। जैसे ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन कहाँ से शुरू होता है, स्पर्म से, ठीक है, स्पर्म से शुरू होती है, या फिर केवल बोलेंगे एग से शुरू होती है। एग और स्पर्म मिलते हैं ना, तभी जाइगोट बनता है, फिर यहाँ से लाइफ शुरू हो जाती है, ठीक। तो क्या बोला इसी ने, विर्चो ने यही बोला कि जो सेल है वो अपनी पूर्ववर्ती सेलों से मिलकर बना होता है, ठीक है, और पुराने सेल से नए सेल बनते हैं, ठीक। और बोला कि जो जितनी भी लाइफ है इस धरती पे, जितनी भी लाइफ है सब क्या एक सिंगल सेल से शुरू होती है, एक सिंगल सेल से शुरू होती है, फिर उसमें बहुत सारे सेल आ जाते होंगे, लेकिन शुरू कहाँ से होती है, एक सिंगल सेल से। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे ऑल सेल हैव 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जितनी भी सेल है उसमें 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे आपको, 3 बेसिक अभिलक्षण दिखेंगे। देखिए कौन कौन से, 3 चीज तो होगी उनमें। पहला कि दे कंटेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सब में क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होगी, तो लिपिड और प्रोटीन की। अभी आगे इसे हिंदी में भी देखेंगे, ठीक है। तो दे कंटेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी होती है, लिपिड से बनती है। और देखिए ये 3 जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सब में होंगे, सारे सेल जितने भी होते हैं, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, जो भी है। ओके, पहला हो गया, ठीक। इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ओके, देखिए दूसरी, सेकंड है कि दे कंटेन जीन्स, ठीक है। अब जीन्स क्या होते हैं, जीन होते हैं जेनेटिक मटेरियल इन फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ये डीएनए और आरएनए के फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवंशिक गुण, ठीक है, जो पेरेंट सेल्स में, जो पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स में आती हैं, ठीक। ओके, थर्ड है कि दे कंटेन मेटाबॉलिक मशीनरीज, ठीक है। मेटाबॉलिक मशीनरीज कंटेन करके रखती है, जैसे कि साइटोप्लाज्म इज द प्रेजेंट विच कंटेन ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए अब मेटाबॉलिक मशीनरीज होगी, साइटोप्लाज्म होंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी चीज़ होंगे, ऑर्गेनेलीज होंगे, अंगक होंगे, कौन, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अभी गोल्जी वर्ड देखेंगे, ये बहुत सारी चीज़ होते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ होंगे इसके अभिलक्षण, हर सेल में होंगे ये तीनों चीज़, ठीक है। ओके, अब देखिए आगे चलते हैं सेल के टाइप, ठीक है। ठीक है, अगर टाइप ऑफ सेल की बात करें तो हम इसे 2 प्रकार से देख सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक। एक तो नंबर के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है, और एक ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज हो रखे हैं ये, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं नंबर के अकॉर्डिंग। नंबर के अकॉर्डिंग ये क्या होते हैं, एक तो यूनिसेलुलर होते हैं या फिर ये मल्टीसेलुलर होंगे, ठीक है। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर क्या होता है, यूनिसेलुलर देखिए अगर इनमें बोलूँ सेल की संख्या कितनी होगी, यूनिसेलुलर यानी कि एक होगा, एक ही सेल होंगे उसमें, ठीक है। एक टाइप के जो सेल होंगे एक टाइप के सेल से मिलके बने होंगे पूरी, यानी अगर कोई बॉडी है तो वो एक ही टाइप के सेल से मिलके बनी होगी। मल्टीसेलुलर में मतलब अनेक प्रकार के सेल से मिलके बने होंगे, ठीक। आगे देखते हैं फंक्शन, ठीक। अब देखिए फंक्शन, जो यूनिसेलुलर है वो एक सेल से मिलके बना है, तो जितने भी काम होगा वो वही सेल देखेगा, मतलब एक ही टाइप से मिलके बना हुआ तो सारे काम तो वही देखेगा ना। तो कोशिका के सभी काम एक कोशिका द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ मल्टीसेलुलर में क्या होता है कि बहुत सारे सेल से मिलके बना आता है, तो सबके काम अलग अलग होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, ठीक है, सबके काम अलग अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओके, कार्य का विभाजन देखिए वही हो गया, इसमें कार्य का विभाजन नहीं होता, यानी कि एक ही सेल है तो वही सब काम करेगा, इसमें अनेक सेल हैं तो ये अलग अलग काम करेंगे, ठीक। रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन देखिए सिंगल सेल से होता है, अब एक ही सेल है तो रिप्रोडक्शन भी वही सेल करेगी, ठीक है, वही सब कुछ उसको ही करना है, रिप्रोडक्शन भी वही कर, सारे काम जितने भी सब कुछ यही करेगा। और मल्टी सेलुलर में क्या होता है, रिप्रोडक्शन के लिए अलग से अलग टाइप के सेल होते हैं। लाइफ स्पैन की बात करें कि इनकी आयु कितनी होती है, तो ये बहुत छोटे होते हैं, मतलब बहुत जल्दी ये डेड हो जाते हैं, ठीक है। जबकि इनकी बात करें मल्टी सेलुलर की तो इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो ज़्यादा होती है,
ठीक, उदाहरण की बात करते हैं तो अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, क्या हो गया, यूनिसेलुलर, ठीक। और वहीं पे प्लांट हो गया, फंजाई हो गया और एनिमल हो गए, ये क्या हो गए, सारे मल्टी सेलुलर। ओके, अब आगे देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, ठीक है, कि ये कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर देखें तो ये दो टाइप के होते हैं फिर से, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक देखिए, प्रो का मतलब होता है आदि, आदि मतलब अभाव, और कैरियोटिक, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, केंद्रक, यानी जिसमें आदि, प्रो लग गया, प्रो मतलब अभाव, और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस नहीं होगा जिसमें, उसे बोलेंगे प्रोकैरियोटिक, जिसमें न्यूक्लियस होगा उसे बोलेंगे यूकैरियोटिक, ठीक। तो इसमें देख लेते हैं डिफरेंस। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो क्या होता है, स्मॉल साइज होते हैं, कितना होता है इनका साइज, 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर, ठीक है, 10 माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर में कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर, ठीक। अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो लार्ज इन साइज होते हैं, ठीक है, 5 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक, ठीक है, इतना होते हैं ये। ओके, आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट है, जो इनका जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे नेकेड पड़े होते हैं, यानी उनके बाहर कोई कवरिंग ववरिंग नहीं होती है, ऐसे पड़े होते हैं इनके, ठीक। और जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, एक झिल्ली होती है, उसके अंदर होंगे जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, इसके अंदर डीएनए आरएनए ये सब होंगे, ठीक है। ओके, सबसे मेन कि जो प्रोकैरियोटिक उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ओके, यूकैरियोटिक में क्या, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, आगे देखते हैं। जो प्रोकैरियोटिक होता है कंटेन सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम रखते हैं, ठीक। और जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें क्या होता है, मोर देन 1 क्रोमोसोम, ठीक है, मोर देन 1 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, यूकैरियोटिक में ऑर्गेनेलीज जो होते हैं एब्सेंट्स होते हैं, यानी कि अंगक, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, राइबोसोम, प्लास्टिड, ये सब अलग अलग प्रकार के अंगक यानी कि ऑर्गेनेलीज नहीं होते इनमें, ठीक है। बस इसमें क्या होता है, राइबोसोम होता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं, इसे आगे डिस्कस भी करना है हमें, ठीक। अब देखिए सेल डिवीजन कैसे होता है, फिजन, फिजन के थ्रू होता है इनमें, फिजन यानी कि इनका विखंडन हो जाता है। सेल डिवीजन कैसे होता है, विखंडन हो जाता है, ठीक। और जो यूकैरियोटिक होता है उसमें सेल डिवीजन कैसे, दो प्रकार होता है, माइटोसिस और मियोसिस, ये भी आगे देखेंगे, माइटोसिस मियोसिस यानी कि समसूत्री और अर्धसूत्री, ठीक। सातवां पॉइंट है कि ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक, ये हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ठीक, ये हो गया। और यूकैरियोटिक क्या हो गया, मैन हो गया, एनिमल हो गया, ये सब। ओके, अब एक चीज़ नोट करना है आपको, जो आरबीसी होता है ह्यूमन में, आरबीसी वो पहले प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, इसका मतलब उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, लेकिन बाद में वो क्या बन जाता है, यूकैरियोटिक, बाद में वो यूकैरियोटिक बन जाता है, डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो आरबीसी होता है जो, वो पहले प्रोकैरियोटिक रहता है, उसके बाद वो यूकैरियोटिक बन जाता है। देखिए आप समझ गए सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ये समझ गए आप, ठीक है। अब आगे देखते हैं सेल शेप, ठीक है, सेल शेप यानी कि कोशिका का आकार। देखिए कोशिका का आकार फिक्स्ड भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, यानी कि फिक्स्ड एक जैसा आकार हो सकता है, या फिर वो बदल भी सकते हैं अपना आकार, और इनके आकार होते हैं अलग अलग होते हैं, ठीक है, अलग अलग। और ये किस पे डिपेंड करेगा उनका आकार, कि उनको काम क्या करना है। शेप है वो किस पे डिपेंड करेगा, कि उनको क्या काम करना है, उनके फंक्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और ये आपको बता दिया मैंने कि ये क्या होता है, वेरिएबल भी हो सकता है, यानी कि अपना शेप बदल भी सकते हैं, और फिक्स्ड भी हो सकते हैं, फिक्स्ड भी हो सकते हैं, जैसे कि ये दिख रहा होगा आपको, स्क्वायरमस एपिथेलियल, सिलेटेड एपिथेलियल, ये सब आगे डिस्कस भी करना है हमें। ये देखिए नर्व सेल हो गया, बोन सेल हो गया, ठीक। और ये डब्ल्यूबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी वेरिएबल शेप्ड होता है, यानी कि अपना शेप बदल सकता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वो कौन सा सेल है जो अपना शेप बदलता है, तो वो है डब्ल्यूबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी अपना शेप बदल सकता है। ओके, शेप समझ गए। अब देखते हैं कि सेल का साइज, ठीक, सेल साइज, कोशिका का आकार, ठीक। अब देखिए विभिन्न जीवों में कोशिका के विभिन्न आकार होते हैं, अलग अलग आकार होते हैं, ठीक है। और इनकी जो रेंज होती है कितने, 0.2 माइक्रोमीटर से लेके 18 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है, इतना होता है इनके रेंज, इतनी इसकी रेंज होती है सेलों की, ठीक है। कुछ कोशिकाओं को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, नेकेड आई से देखा जा सकता है, लेकिन कुछ को नहीं देख सकते, उसके लिए क्या चाहिए हमें, माइक्रोस्कोप चाहिए। ओके, आगे देखिए, अगर सबसे बड़ा सेल यानी लार्जेस्ट सेल की बात करें तो क्या होता है, ऑस्ट्रिच एग, ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, जिसका क्या होता है, लंबाई कितना होता है, 15 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना होता है, 13 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे तो लिखा है कि सबसे बड़ा सेल होता है 18 सेंटीमीटर का, तो ये 18 सेंटीमीटर वाला क्या होगा, तो यही होगा। सारे अंडे थोड़ी ना होंगे 50, कुछ बड़े अंडे भी तो होंगे। ये 15 सेंटीमीटर जो लिखा होगा क्या, एवरेज है, एवरेज, इससे कई अंडे छोटे भी होंगे, इससे कई अंडे बड़े भी होंगे, यानी 18 सेंटीमीटर सबसे बड़ा सेल होगा, ठीक। ओके, तो सबसे बड़ा सेल किसका होता है, ऑस्ट्रिच एग यानी कि शुतुरमुर्ग का। अब अगर सबसे छोटी कोशिका की बात करें, सबसे छोटा सेल किसका होता है, तो माइकोप्लाज्म ग्लैप्टिकम का होता है, ठीक है, माइकोप्लाज्म ग्लैप्टिकम। ओके, इसका जो सेल होता है सबसे छोटा होता है। ओके,
अब आगे देखते हैं। और ये तो हो गया इसमें, अब ह्यूमन की बात करते हैं। ह्यूमन में सबसे छोटी सेल कौन सी होगी? सबसे छोटा सेल होता है स्पर्म। स्पर्म होगा सबसे छोटा सेल, लेकिन स्पर्म तो सिर्फ मैन में पाया जाता है। तो अगर ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे, स्पर्म नहीं है आंसर में, स्पर्म नहीं है ऑप्शन में, तब क्या होगा? आरबीसी। आरबीसी, तब आरबीसी सबसे छोटा है, ठीक है। और अगर स्पर्म है ऑप्शन में तो स्पर्म सबसे छोटा सेल होता है। सबसे बड़े की बात करें, सबसे बड़ा क्या होता है? तो सबसे बड़ा होता है फीमेल ओव्यूम, यानी कि एग। एग जो फीमेल में एग होता है वो, ठीक है, ये हो गया सबसे बड़ा, ठीक है। सबसे लंबे की बात करें, सबसे लंबा क्या होता है? यानी लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट होता है आपका नर्व सेल। नर्व सेल, ठीक, नर्व सेल। नर्व सेल होता है सबसे लंबा, ठीक। तो ये आपको कुछ याद रखना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सबसे छोटा, सबसे लंबा, ठीक है, सबसे बड़ा, ओके। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो सेल को हम दो भागों में बांट सकते हैं मेनली, ठीक है। एक तो हो गया सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो बाहर की कवरिंग होगी उसकी, ठीक है। और एक होगा प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? लिविंग मटेरियल होता है, जिसको हम फिर से दो में बांट सकते हैं। किस में? एक तो न्यूक्लियस में, एक बांट सकते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। देखिए हम सेल को, हमने पहले सेल के स्ट्रक्चर को दो भागों में बांटा, ठीक है। एक तो सेल मेम्ब्रेन जो सबसे बाहर की लेयर हो गई, ठीक है, और एक हो गया प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म को दो में बांट दिया, एक तो हो गया न्यूक्लियस, एक हो गया साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म को भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक हो गया साइटोसोल और एक हो गया ऑर्गेनेलीज जो इसमें तैरते रहते हैं। जो साइटोसोल हो गया वो क्या हो गया? इसका लिक्विड पार्ट, लिक्विड पार्ट, ठीक। और जो ऑर्गेनेलीज जो इसमें तैरते रहते हैं, जैसे अंग, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब हो गए, ठीक है, ये क्या होंगे? सॉलिड पार्ट। इसलिए जो इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेमी सॉलिड होता है, ना तो लिक्विड होगा ना ही सॉलिड होगा, सेमी सॉलिड होगा। और इसमें अगर लिक्विड वाले पार्ट की बात करें तो वो होता है साइटोसोल, और अगर सॉलिड की बात करें तो वो होता है ऑर्गेनेलीज, यानी कि अंगक, ठीक। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि ऑर्गेनेलीज, जो सेल में ऑर्गेनेलीज होते हैं यानी कि अंगक होते हैं, उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक। सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे इसे, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली। अब ये देखिए, प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट, दोनों में होता है, एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है, ओके। ये आउटर कवरिंग है सेल की, किसकी? लेकिन प्लांट में तो नहीं होती है आउटर कवरिंग, तो ये किसकी है? ये एनिमल सेल में आउटर कवरिंग होती है, ठीक है। एनिमल सेल की सबसे आउटर कवरिंग क्या है? तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे इसे, या सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक। इट इज़ ए लिविंग, ठीक है, लिविंग थिन डेलिकेटेड मेम्ब्रेन, ठीक है, पतला सा होता है और कैसा होता है? जीवित होता है, लिविंग होता है, ओके। इट इज़ अ सेमी परमिएबल, यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जो कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही अपने अंदर पास होने देती है, ठीक। कैसी होती है ये? सेमी परमिएबल होती है, अर्धपारगम्य होती है, और कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही अपने आर पार जाने देती है, ओके। और ये किस चीज़ की बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक। तो सेल मेम्ब्रेन में ये सब आपको याद करना होगा। अब इसका देखते हैं फंक्शन, इसका फंक्शन क्या हुआ? देखिए, अगर फंक्शन की बात करें कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, तो प्रोवाइड सपोर्ट टू सेल। एक जो सेल है, सेल के अंदर इतने सारे चीज़ भरे हुए हैं, तो उसको क्या करेगा? सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा, ठीक। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो अंदर बाहर ये क्या करेगा? मटेरियल को एक्सचेंज करने में, तो इसका काम क्या होगा? मटेरियल को अंदर बाहर एक्सचेंज करना, ओके। प्रोवाइड शेप टू सेल, एक शेप प्रोवाइड करवाएगा सेल को, जैसे कि हमारे शरीर को शेप किसने प्रोवाइड करवा रखा है? तो ये जो स्केलेटन है, ठीक है, हमारी जो हड्डियां हैं इन्होंने, ठीक। तो इसी प्रकार इसको कौन शेप प्रोवाइड करवा के रखता है? हर की जो झिल्ली है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। अगर देखिए ऐसा होता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा तो ये तो ऐसे बह जाएंगे ना, इसमें कोई शेप ही नहीं होगा, ये तो बाहर इधर से बह जाएगा, इधर से बह जाएगा, ओके। तो अब देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, ठीक है। तो कोशिका भित्ति क्या होता है? यह सेल मेम्ब्रेन का भी बाहरी मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं सेल वॉल। पर ये किस में होती है? सिर्फ प्लांट सेल में होती है, प्लांट सेल में होती है सिर्फ, ठीक है। एनिमल सेल में नहीं होती है। एनिमल सेल के सबसे बाहरी मेम्ब्रेन को होता है, वो तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर उसी को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर पूछे आपका प्लांट सेल का कौन होता है, तो होता है सेल वॉल, ओके, ठीक। ये किससे मिलके बना होता है? सेल्यूलोज से मिलके बना होता है, ठीक है। लेकिन जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में किससे मिलके बना होता है? हमें ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है। बैक्टीरिया में किस चीज़ की बनी होती है? सेल पेप्टाइडोग्लाइकेन की, ठीक, ओके। अब देखिए, और ये फंजाई में किस चीज़ की बनती है? फंगी में बनती थी काइटिन की। ये तो बहुत बार आ रखा क्वेश्चन कि फंजाई में जो सेल वॉल होती है किस चीज़ की बनी होती है? तो ये होती है काइटिन की बनी हुई, ठीक है। और प्लांट में किस चीज़ होती है? सेलुलोज की। बैक्टीरिया में क्या होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की, ठीक। ये सब याद रखना है आपको। और ये एनिमल सेल में तो होती नहीं, ओके। फ्रीली परमेबल, ठीक है, यानी कि किसी को भी आर पार आने दे सकती है, फ्रीली परमेबल है। वो क्या था? सेमी परमेबल, यानी कि कुछ सेलेक्टिव को आने देना है, कुछ सेलेक्टिव को आने देना है। ये फ्रीली है, कोई भी आ जा सकता है, ओके। और ये सबसे क्या, और मेन ये क्या है? डेड सेल है, ठीक। ये क्या होता है? ये डेड होता है, मरा होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं।
आगे देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। सेल वॉल का फंक्शन देखिए, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल, मैकेनिकल सपोर्ट देता है एक, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको स्केलेटन वाला बताया, स्केलेटन हमारे बॉडी को एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है, खड़े रहने में, बैठने में, इधर उधर, ठीक। इसी प्रकार क्या होता है, जो सबसे बाहर की, जैसे पेड़ ले लीजिए आप, पेड़ सबसे बाहर उसकी एक छाल रहती है, ठीक है। अगर उसको हम माने कि सेल वॉल है, तो वो क्या कर रही है, इसको एक शेप मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करवा रही है, मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, ताकि ये इधर बैंड ना हो जाए, उधर बैंड ना हो जाए। ओके, अलाउ मटेरियल टू एक्सचेंज, ठीक है, ये भी मटेरियल को एक्सचेंज करने, और ये तो फ्रीली है, किसी को भी आने या जाने दे सकती है, ठीक। नेक्स्ट है कि मेंटेन शेप ऑफ सेल, ठीक है, एक सेल के शेप को मेंटेन करके रखता है, ठीक है, ये भी समझ गए। ओके, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेलिज है हमारा न्यूक्लियस, ठीक। न्यूक्लियस जो होता है सबसे बड़ा ऑर्गेनेलिज होता है, यानी कि सबसे बड़ा अंगक अगर सेल का किसे बोलेंगे तो वो होता है न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक, ठीक। अब इसको क्या क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है, याद रखना है आपको, ब्रेन ऑफ द सेल ये होता है। और क्या होता है, हेड क्वार्टर ऑफ सेल, हेड क्वार्टर ऑफ सेल भी इसको न्यूक्लियस को बोलते हैं, ठीक। अगर इसकी लोकेशन की बात करूँ कि ये कहाँ पे होता है, तो ये होता है सेंटर ऑफ सेल, जो सेल होता है उसके बीचों बीच होता है ये, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर देखिए क्या क्या होता है, बड़ा सा न्यूक्लियस बनाया, इसके अंदर देखिए तीन चीज़ होगी, एक तो ये होता है न्यूक्लियोलस, ठीक, और ये होते हैं यानी जेनेटिक मटेरियल, और इसके अंदर ये जो लिक्विड भरा होता है, ठीक। देखिए, तो तीन चीज़ें होती है, एक तो ये जो बाहर की जो लेयर है या बाहर की मेम्ब्रेन है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक। अब ये देखिए, यह केंद्र को बाहरी परत जो कि केंद्र का साइटोप्लाज्म से अलग करता है। देखिए, जैसे ये है, बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर ये सारे ऑर्गेनेल्स तैर रहे हैं, ठीक है। बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म, इसके अंदर भी एक साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब देखिए, बाहर के साइटोप्लाज्म से अलग करता है, यह भी सेमी परमेबल होता है, ये जो है बाहर, ये जो मेम्ब्रेन है, ये भी क्या है, सेमी परमेबल है। ओके, इसके अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, जो ये अंदर वाले डॉट डॉट दिख रहे हैं आपको, अंदर जो ये है, इसके अंदर जो है लिक्विड, लिक्विड जो है इसके अंदर, वो क्या होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। इट इज़ अ साइटोप्लाज्म लिक्विड ऑफ द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, लिक्विड पार्ट होता है, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, अब देखिए आगे, अब एक होता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस यानी कि ये देखिए, ये है, इसके अंदर जो एक और गोल सा है, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ये होता है इसमें। अब देखिए न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये कैसा होता है, स्मॉल ओवल शेप होता है, ठीक है, स्मॉल ओवल से है, जो प्रोटीन और डीएनए से भरपूर होता है, प्रोटीन और डीएनए बहुत ज़्यादा होता है इसमें, और इसका काम क्या होता है, राइबोसोम फॉर्मेशन, ठीक है। राइबोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है, तो न्यूक्लियोलस करता है, यानी कि केंद्रक के अंदर क्या होता है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस क्या फॉर्म करता है, राइबोसोम्स को फॉर्म करता है। ओके, आप देखिए, जेनेटिक मटेरियल भी होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं इन पे, जो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम होते हैं जो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए पर छोटी छोटी संरचना होती है, डॉट डॉट ऐसे ऐसे बिंदु बिंदु से होते हैं, जिसे जीन्स कहते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, जीन्स कहते हैं, ठीक। और जीन्स क्या कैसे काम करते हैं, हेरिडेटिव व्हीकल की तरह, यानी कि आनुवंशिक गुण को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आने करने का काम कौन करता है, जीन करता है, ठीक। और ये जीन किस पे होते हैं, तो ये होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है, डीएनए और प्रोटीन का मिलकर बना होता है। ओके, अब आगे देखते हैं, देखिए न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियोलस, और ये क्या है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम है ये, ठीक है, ये जो रिबन लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम अगर बहुत सारे मिल जाते हैं और ऐसे जाली टाइप का बनाते हैं, इस टाइप का क्रोमोसोम, तो उसको बोलते हैं क्रोमेटिन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन, ठीक, क्रोमेटिन जो ये जाली टाइप के बन जाता है, ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम मिलके, ठीक है। और देखिए आगे देखते हैं, और जो क्रोमोसोम होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ देखते हैं, अब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात करूँ मैं, तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो देखिए ये होता है क्रोमोसोम, ठीक है, अगर दो क्रोमोसोम, ये हो गया, ठीक, देखिए इस टाइप का कुछ होता है क्रोमोसोम, और ये जो है ये इसको बोलते हैं क्रोमेटिड, ठीक है, क्रोमेटिन अलग है, क्रोमेटिड अलग है, ठीक है, ये ऊपर हैं जो ये कान से दिख रहे हैं नीचे ऊपर, ये होते हैं क्रोमेटिड, ठीक है, क्रोमेटिड। और ये जहाँ पे ज्वाइंट हो रहे हैं इसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सेंट्रोमेयर क्या होता है, जहाँ पे दो क्रोमोसोम जुड़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम जुड़ रहे हैं, यानी बीच वाला पार्ट है जो ये, इसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर, ठीक है। और इस क्रोमोसोम के ऊपर डॉट डॉट स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जीन्स, यही होते हैं जीन्स, हेरिडेटिव व्हीकल्स, ठीक है, ये होते हैं जीन्स। ओके, ये हो गया क्रोमोसोम, ठीक। आगे देखते हैं,
अब देखिए आगे, सभी जीवों में फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है, सभी में फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, जैसे कि ह्यूमन में कितना होता है 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है, 23 पेयर्स यानी 46। लेकिन इसका एक्सेप्शन है कि जो सेक्स सेल्स होते हैं यानी कि स्पर्म हो गया, एग हो गया, ठीक है, इसमें कितने 23 होते हैं, केवल 23 पेयर्स नहीं, सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, ओके। और एक चीज़ बताना भूल गया मैं, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, हमने शुरू में देख लिया था। और कब की थी? 1831 में, ठीक, 1831 में। और देखिए आगे, अब देखिए, अभी आपको बताइए कि फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इतने होते हैं। अब सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम किस में होता है? सबसे ज़्यादा अगर क्रोमोसोम की बात करें तो होता है सिलिएटेड प्रोटोजोआ में, ठीक है, एक सिलिएटेड प्रोटोजोआ है जो आगे पढ़ेंगे हम, उसमें कितने होते हैं 515600, इतने क्रोमोसोम्स होते हैं सबसे ज़्यादा। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम्स के नंबर किस में होते हैं, तो सिलिएटेड प्रोटोजोआ में, ठीक, सिलिएटेड प्रोटोजोआ। सबसे कम किस में होते हैं? तो जैक जंपर एंट में, जैक जंपर एंट, इसमें कितने होते हैं? केवल 2 होते हैं, ठीक, केवल 2। और ज़्यादातर में क्या होते हैं? इवन नंबर में क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि जैसे इसमें 46 हैं, ठीक है, 46 हो गया, 60 हो गया, इवन नंबर में। पर जो म्यूल होता है, खच्चर म्यूल, उसमें कितने होते हैं? 63 होते हैं, ठीक है, 63 यानी कि ऑड हो गया ये, ऑड, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस में होते हैं? म्यूल में होते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, अब इसके फंक्शन की बात करें तो रेगुलेट्स सेल साइकिल, सेल साइकिल को रेगुलेट करता है, तो इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। अगला है कि कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, उपापचय अभिक्रियाओं को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हेडक्वार्टर ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। सारी जो क्रिया हुई मेटाबॉलिक एक्टिविटी सब ये यही देखेगा, ओके। आनुवंशिक लक्षणों को इनहेरिट करता है, देखिए न्यूक्लियस में क्या था? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर क्या था? जीन्स, तो जीन्स क्या करते थे? आनुवंशिक लक्षण को कैरी करते थे, ठीक है। तो ये हो गया इसके न्यूक्लियस के फंक्शन हो गए, ओके। आगे देखते हैं, अगला ऑर्गेनेलिज्म हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक, साइटोप्लाज्म या फिर इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। अभी हमने शुरू में प्रोटोप्लाज्म देखा था, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में क्या था? न्यूक्लियस था, और एक क्या था? साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस देख लिया। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म में मैंने बोला था कि एक होता है साइटोसोल, साइटोसोल बताया था मैंने आपको, जो लिक्विड पार्ट होता है, और एक होता है इसमें ऑर्गेनेलीज, जो सॉलिड होते हैं, ठीक। तो इन्हीं को देखते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि इट इज़ अ लिक्विड मटेरियल ऑफ सेल, ठीक है, तो ये लिक्विड मटेरियल ऑफ सेल होते हैं, और इसके अंदर क्या तैरते रहते हैं? ऑर्गेनेलीज तैरते रहते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक। अब देखिए, इसके जलीय द्रव को साइटोसोल कहते हैं, ठीक है, जो इसका लिक्विड पार्ट हो गया उसको साइटोसोल कहते हैं, ठीक है, ये अब ये हमने देखा था। और जो इसमें तैरते रहते हैं यानी सॉलिड जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, ठीक। और जो ये साइटोसोल है वो क्या होता है? रिच प्रोटीन्स होते हैं, यानी प्रोटीन भरपूर मात्रा में होती है, इसमें होता है 90% वाटर होता है, ठीक है, 7% क्या 1% प्रोटीन होता है, और बाकी कार्बोहाइड्रेट और फैट्स वगैरह होते हैं, ठीक। तो ये होता है 90% तो इसमें वाटर होता है साइटोसोल में, ठीक। आगे देखते हैं, इस साइटोसोल में ऑर्गेनेलीज तैरते हैं, ठीक है, ऑर्गेनेलीज यानी कि अंगक, ठीक है, अंगक तैरते रहते हैं, ठीक है। तो देखा साइटोप्लाज्म क्या था? साइटोप्लाज्म में 2 हैं, एक तो साइटोसोल जो लिक्विड पार्ट हो गया, और एक हो गया ऑर्गेनेलीज जो उसमें तैरते रहते हैं, ठीक है। तो साइटोसोल समझ गए। अब देखते हैं ऑर्गेनेलीज, ठीक है। देखिए कौन कौन से होते हैं, ये हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे, ठीक है, अंतर्द्रव्य जालिका, राइबोसोम, वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड, लाइसोसोम, ये सब देखेंगे अभी, ठीक है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके सारे ऑर्गेनेलीज। सबसे पहले देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ईआर, ठीक है, ईआर यानी कि अंतर्द्रव्य जालिका। एक एग्जाम में पूछा गया था कि इसकी लोकेशन क्या होती है, तो इसकी लोकेशन होती है न्यूक्लियस के पास, ठीक है, न्यूक्लियस के पास होता है ये, ठीक। और देखिए, यह झिल्ली युक्त नलिका तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है, ठीक है, एक झिल्ली युक्त होती है यानी कि इसमें भी मेम्ब्रेन होता है, ओके। ये लंबी नलिका अथवा आयताकार थैलो, ठीक है, थैले जैसी इनकी पुटिकाओं की तरह दिखाई देती है, यानी थैले जैसे दिखते हैं, ठीक है, आयताकार, ठीक है, ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं ये, ओके। ये 2 प्रकार की होती है, देखिए 2 प्रकार की होती है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है ये, 2 प्रकार की होती है, कौन कौन से? एक RER होता है और एक होता है SER, ठीक है। RER मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और SER मतलब कि सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। अब इन दोनों के काम अलग होते हैं। जो रफ वाला होता है, अब देखिए रफ वाले की पहचान कैसे करेंगे? जो रफ वाला आता है उसकी सतह होती है वो कैसी होती है? खुरदुरी होती है। खुरदुरी क्यों होती है? इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए क्या होती है? खुरदुरी होते हैं। इन पर राइबोसोम होते हैं, ठीक है, यानी खुरदुरी सतह होती है, इसलिए इनको रफ बोलते हैं, ठीक है। और ये राइबोसोम है इसके ऊपर, तो राइबोसोम क्या काम करता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करता है ना, प्रोटीन संश्लेषण करता है। वो RER तैयार प्रोटीन को ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों तक भेजता है। तो ठीक है,
तो RER का काम क्या हो गया, जो प्रोटीन इसके ऊपर राइबोसोम तो प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन बनता है, इस प्रोटीन को जो अन्य कोशिका के अन्य भागों तक पहुंचाता है, ठीक है, ये हो गया इसका काम। ओके, अब दूसरा होता है SER यानी कि सॉफ्ट ER, ठीक है। सॉफ्ट ER देखिए ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, राइबोसोम नहीं होते हैं, इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते, इसके ऊपर राइबोसोम होते हैं, लेकिन मतलब RER के ऊपर राइबोसोम होते हैं, पर SER के ऊपर राइबोसोम नहीं होते। इसका काम क्या होता है, वसा तथा लिपिड अणुओं का बना होता है। बना किससे होता है, लिपिड और फैट का बना होता है, ठीक है। और ये सेल को क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। सेल को डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम किसका है, तो सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम, राइबोसोम कैसे होते हैं, स्पेरिकल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। स्पेरिकल पार्टिकल होते हैं और किसके द्वारा बनाए जाते हैं, न्यूक्लियस के द्वारा बनाए जा सकते हैं, पीछे देख लिया हमने। और ये कहाँ पे होते हैं, होते कहाँ पे, RER के सरफेस पे, ठीक है। RER के सरफेस पे होते हैं, अभी ये भी देख लिया हमने, ठीक है। और ये क्या करते हैं, कंटेन क्या करते हैं, RNA और प्रोटीन को कंटेन करते हैं। RNA और प्रोटीन इनके पास होता है। और इसको और क्या बोला जाता है, इंजन ऑफ सेल बोला जाता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी बोला जाता है इनको। ओके, अब देखिए फंक्शन क्या होता है, फंक्शन प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, यानी प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, राइबोसोम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, इंजन ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक, समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी देखिए, कैमिलियो गोल्जी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है, गोल्जी बॉडी की। और ये होता है कैसे, झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं, जिसे वेसिकल्स बोलते हैं, का एक तंत्र होता है जो एक दूसरे के ऊपर पैरेलल लगाए जाते हैं। देखिए अभी मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, आप समझोगे। ये फोटो तो आप समझ नहीं सकते, ये तो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। आपको अच्छी वाली फोटो दिखाता हूँ, देखिए इस टाइप का कुछ होता है, इस टाइप का, ठीक है, ऐसे ही बन रखा है इसमें, ठीक। तो इस टाइप का इसका शेप होता है। ओके, ये देखिए ये बना हुआ है, ठीक। और ये पैरेलल लगे हुए हैं, एक के ऊपर एक लगे हुए हैं, ठीक है। चपटी पुटिका का समूह होता है जो एक के ऊपर एक समांतर क्रम में लगी होती है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, कैमिलियो गोल्जी ने किया था, ठीक है। देखिए तो यही देखा हमने, जो वेसिकल्स होते हैं, मतलब जो ये चपटी पुटिकाएं होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, वेसिकल्स बोलते हैं, जो एक दूसरे के कैसे लगे रहते हैं, समांतर क्रम यानी कि पैरेलल में लगे रहते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं, ठीक। ओके, अब आगे देखते हैं। देखिए कि प्लांट सेल में इसे डिक्टियोसोम बोलते हैं। प्लांट सेल में इसको क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम बोलते हैं। अगर फंक्शन की बात करें तो यह ER में संश्लेषित पदार्थ को पैक करता है। ER ने क्या किया, वहाँ पे प्रोटीन को सिंथेसाइज किया। ER के ऊपर क्या लगे हुए थे, राइबोसोम्स थे। राइबोसोम्स ने क्या किया, प्रोटीन को सिंथेसाइज किया। अब जो प्रोटीन बना वहाँ से, उसको पैक कौन करेगा, तो पैक यही करता है, ठीक है। देखिए फोटो में देखा, देखिए आपको फोटो फिर से दिखा देता हूँ कैसे पैक होता है। इसके अंदर जाते हैं वेसिकल्स में, ठीक है। वेसिकल्स में जैसे ये इसके अंदर गए, तो इसके अंदर जैसे गए ये सिंथेसाइज प्रोटीन, उसके बाद ये पैक होकर ऐसे गोली गोली में निकाल देते हैं। ये गोल गोल से बाहर से निकलता रहता है, पैक्ड हो रखे हैं। यही काम होता है इसका, ठीक है। गोल्जी बॉडीज़ का काम यही होता है कि पैकिंग का करना, ठीक है। अब आगे देखते हैं। और देखिए, और डिस्पैच भी करता है, उनको पैक किया और उसको डिस्पैच कर दिया, ठीक है। जैसे आप कुछ सामान ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो क्या करता है, पहले वो पैक होता है, फिर शिप होता है, फिर क्या होता है, डिस्पैच हो जाता है। तो ये क्या करता है, पैक करके डिस्पैच कर देता है, रवाना कर देता है उसको, ठीक। ये लाइसोसोम को भी बनाता है, ठीक है। तो ये लाइसोसोम को भी बनाता है गोल्जी बॉडी, और सेल मेम्ब्रेन भी बनाता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसको भी बनाता है ये। आगे देखते हैं अगला अंग क्या है। नेक्स्ट है हमारा लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम, ठीक है, इसको क्या क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ सेल बोलते हैं, एटम बम ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग, ठीक है, बहुत नाम है इसके। तो देखिए लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम झिल्ली से घिरी हुई संरचना है, ठीक है, जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ठीक है। ये एंजाइम इतने पावरफुल होते हैं कि ये गला देते हैं सेल्स को, ठीक है, और उनका पूरा डाइजेस्ट कर देते हैं उनको, ठीक। अब देखिए RER इन एंजाइमों को बनाता है। जो ये एंजाइम है इसके अंदर, लाइसोसोम के अंदर, वो कौन बना रहा है, RER बना रहा है, ओके। फंक्शन देखते हैं लाइसोसोम का। तो जो बाहरी पदार्थ है, जो बाहर से फॉरेन मटेरियल कुछ आ रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। और या फिर अंदर कोशिका सेल के अंदर ही कुछ टूट फूट गया, या फिर पुरानी राइबोसोम है वो डेथ हो गई, तो उसी को खा जाता है। ये खाने का मतलब क्या, डाइजेस्ट कर जाता है उसको। डाइजेस्ट कैसे करेगा, इसके अंदर एंजाइम होते हैं, पावरफुल एंजाइम होते हैं, वो उसको पूरा डाइजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, अंदर जो इसके अंदर बैक्टीरिया हो गया, फूड हो गया, पुराने लाइसोसोम, इस सबको भी खा जाता है। खाने का मतलब डाइजेस्ट करना, ठीक है। इसलिए इसको, अब देखिए लाइसोसोम को भी खा जा रहा है, अपने आप को भी, इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग, ठीक है। कभी कभी अपने आप को भी खा जाता है। आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया रॉड शेप की होती है, इस टाइप की होती है, रॉड शेप, ठीक है, इस टाइप की,
ठीक है, रॉड शेप की होती है और दे हैव डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, एक तो बाहर मेम्ब्रेन होती है, एक अंदर इस टाइप की मेम्ब्रेन होती है, इस टाइप की मेम्ब्रेन होती है, तो दो मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन उसको वो पोरस होती है, पोरस मतलब उसमें छेद छेद से होते हैं, छिद्रित होती है। बाहर वाली मेम्ब्रेन में क्या होता है, छेद होते हैं, ठीक है। और जो अंदर वाली है जो टेढ़ी मेढ़ी मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये फोल्डेड है, जो फोल्डेड है इसको बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक, ओके। अब देखिए आगे, जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन क्या कंटेन करते हैं, ऑक्सीसोम को कंटेन करते हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है क्या होता है, ऑक्सीसोम होता है, ठीक है। बाहरी वाला मेम्ब्रेन क्या हो गया, छिद्रित हो गया। अंदर मेम्ब्रेन क्या कंटेन करके रखता है, ऑक्सीसोम को कंटेन करके रखता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फ्लूइड भरा होता है जिसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, जो डीएनए राइबोसोम कंटेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, डीएनए आ गया, राइबोसोम हो गया, ठीक है। तो ऐसा आएगा कि वह ऑर्गेनेलिज बताओ, वह अंगक बनाओ जिसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, तो क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, खुद का डीएनए और खुद का क्या होता है, राइबोसोम होता है, ठीक, ओके। आगे देखते हैं, कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी। तो एनर्जी कौन देता है सेल को, तो यही माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है, पावर हाउस बोलते हैं इसको, ओके। और एक चीज़ और, सबसे ज़्यादा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यानी सबसे ज़्यादा जो उपापचय की क्रिया होती है वो सब कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और आपसे ऐसा पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाई जाती है, लीवर में पाई जाती है, लीवर में। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन गया कि मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है, तो लीवर होता है। अब लीवर समझ गए क्यों होता है, क्योंकि लीवर के अंदर सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होती है और माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करती है, तो सबसे ज़्यादा व्यस्त कौन हो गया, लीवर, ठीक है। अगर सेल लेवल पे पूछे तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और ऑर्गन लेवल पे पूछे तब हो गया लीवर, ठीक। आगे देखते हैं, ओके। और किस फॉर्म में एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, तो एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी के बारे में आगे देखेंगे कैसे एनर्जी फॉर्म होती है, ठीक है, रेस्पिरेशन में, ओके। एटीपी इज कॉल्ड करेंसी ऑफ सेल। करेंसी ऑफ सेल क्या होता है, एटीपी। जैसे कि हमारी करेंसी क्या है, रुपीज़, रुपीज़ है, 10 रुपये, 20 रुपये, ठीक है। तो इसी प्रकार जो एटीपी है वो करेंसी है किस चीज़ की, सेल में एनर्जी की, ठीक है, सेल में जो एनर्जी होती है ना उसकी करेंसी है एटीपी, ओके। आगे देखते हैं, आगे है प्लास्टिड। प्लास्टिड यानी कि लवक। ये किस में होते हैं, ओनली इन प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स सेल में होते हैं ये, ठीक है। दे आर 3 टाइप, 3 टाइप के होते हैं ये, देखिए प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक। अब देखिए ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है, या फिर इसको बोलेंगे वाइट होता है, ये कलरलेस, ठीक। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ये कलर्ड होता है, कलर्ड यानी ये रंगीन होता है। और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट तो पता है वो ग्रीन कलर का होता है, ओके। अब सबको देख लेते हैं एक बार, देखिए क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट इज ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इसके भी बाहर 2 मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ओके, जिसमें फ्लूइड को मैट्रिक्स या फिर स्टोमा कहते हैं। जिसके इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, लिक्विड पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलेंगे या फिर स्टोमा बोलेंगे, ठीक, ओके। तो इसमें क्या होता है, सिक्के जैसी संरचना होती है, सिक्के जैसी संरचना यानी कि ऐसे, और एक के ऊपर एक रखे रहते हैं सिक्के, स्टैक जैसी संरचना होती है। इस पूरे स्टैक को क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ, देखिए ये है, देखिए क्लोरोप्लास्ट का जूम किया हुआ चित्र, ठीक है। देखिए इसके अंदर जो ये स्टैक जैसे मैंने बोला सिक्के हैं, एक के ऊपर एक सिक्का रखा हुआ, इस पूरे को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेना, ठीक है, ग्रेना बोलते हैं। या फिर इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, थैलाकोइड बोलते हैं। ये जो एक स्ट्रक्चर हो गया इसको बोलते हैं थैलाकोइड, ठीक है। और ये पूरा जो हो गया यानी एक सिक्का है उसको बोलते हैं थैलाकोइड, थैलाकोइड। और ये पूरे जो सिक्के के ऊपर सिक्के रखे हुए हैं इसको क्या बोलते हैं, ग्रेनम, ठीक है, ग्रेनम बोलते हैं या ग्रेना बोलते हैं, ठीक है। और ये देखिए ये जो ग्रेना है ये एक दूसरे से कनेक्ट हो रखे हैं, ये देखिए, और ये जिस चीज़ से कनेक्ट हो रखे हैं इसी को बोलते हैं लैमिली, ठीक है, लैमिली या लैमिला, ठीक है, ये बोला जाता है इसको, ठीक। अब आगे देखते हैं, ग्रीन कलर कंटेन करता है, और ये ग्रीन कलर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो ग्रेना के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसकी वजह से वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। और क्लोरोफिल किस में हेल्प करता है, ये तो सबको पता है, फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, ठीक है, विच हेल्प इन प्रकाश संश्लेषण, ठीक। अब देखिए आगे चलते हैं, इसके फंक्शन से देख लेते हैं प्लास्टिड के, ठीक है। प्लास्टिड यानी कि लवक के, देखिए क्लोरोप्लास्ट होता है तो वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में, ठीक। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है,
देख क्लोरोप्लास्ट किस में करता है, फोटोसिंथेसिस में। ल्यूकोप्लास्ट जो कि जिसमें कलर नहीं था वो क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, फूड को स्टोर करता है, ठीक है, फूड को स्टोर करता है, ओके। और क्रोमोप्लास्ट जो था कलर्ड वाला पार्ट था, ठीक है, कलर जो फ्लावर को कलर देता है या अन्य जो भी, जैसे कि देखिए टमाटर का कलर किससे, लाइकोपिन के वजह से होता है, ये सब क्रोमोप्लास्ट के एग्जाम्पल है, ठीक है। गाजर का कलर कैरोटीन के वजह से होता है, चुकंदर का कलर किससे, एंथ्रासिन के वजह से होता है, ठीक है, ठीक। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो अभी तक हमें 2 मिल गए ऑर्गेनेल्स जिसमें खुद का डीएनए और राइबोसोम है, ठीक। अब आगे चलते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स यानी कि रसधानियाँ, ठीक है। रसधानी देखिए किसको बोलेंगे, पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं, ठीक है, यानी जो फ्लूइड होती है उसको कंटेन करने की थैली है, ठीक है, वैक्यूल्स। जंतु सेल में वैक्यूल्स नहीं होते, यानी कि एनिमल सेल में वैक्यूल्स नहीं होते, ठीक है। और अगर होते भी हैं तो बहुत छोटे होते हैं, अगर होते भी हैं तो बहुत छोटे होते हैं और कुछ समय बाद वो समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स क्या होते हैं, फ्लूइड जो होते हैं उसको कंटेन करने के लिए एक थैली होती है ये, ठीक है। और ये सिर्फ किस में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं। एनिमल सेल में होते भी हैं तो बहुत छोटे हैं और वो कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं। आगे देखते हैं प्लांट सेल में क्या होता है, बहुत बड़ा होता है ये, लगभग 50% से 90% तो वैक्यूल ही होता है। और ये कैसा होता है, परमानेंट होता है, यानी कि कभी गायब नहीं होते, ठीक है। प्लांट सेल में वैक्यूल्स के आउटर मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट, ठीक है। प्लांट सेल में वैक्यूल्स का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। और जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, सेल सेप, सेल सेप, SAP सेप, सेल सेप बोला जाता है इसको, ठीक है। अब फंक्शन देखते हैं वैक्यूल्स के फंक्शन, हेल्प इन स्टोरिंग सब्सटेंस को स्टोर करने के लिए, ठीक है। प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी, यानी स्थिति तथा कठोर यानी कि रिजिडिटी, ठीक है, रिजिडिटी और टर्जिडिटी इसको प्रोवाइड करवाता है, किसको, सेल को, ओके। मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके कौन रखता है, तो वैक्यूल्स रखते हैं, ओके। पौधे के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ स्टोर करता है, ये देख लिया हमने ऊपर, ठीक। एक कोशिकीय जीव जैसे यूनिसेलुलर क्या थे, अमीबा, पैरामीशियम थे, ठीक है। इसमें जो वैक्यूल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन का काम भी करते हैं, यानी कि अगर कोई पदार्थ शरीर से बाहर निकालना है, अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, उसको बाहर निकालना है शरीर से, वो किसके थ्रू निकालेंगे, इसी के थ्रू निकालेंगे, वैक्यूल्स के थ्रू, ठीक। हो गया वैक्यूल्स। अब आगे देखते हैं, आगे है सेंट्रियोल्स या फिर सेंट्रोसोम बोलेंगे इसको, ठीक है, सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोसोम, शायद हिंदी में तारा का ऐसे कुछ बोलते हैं इसको। तो ये फाउंड इन एनिमल सेल, ठीक है, ये एनिमल सेल में पाया जाता है, सिर्फ प्लांट सेल में नहीं पाया जाता ये, ठीक है, एनिमल सेल में पाया जाता है। इसका मेन काम कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल बनाना होता है, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या होता है, कोशिका सेल डिवीजन के टाइम स्पिंडल बनाना होता है। सेल डिवीजन अभी आगे देखेंगे, तो वहाँ पे ये क्या काम करता है, स्पिंडल बनाता है। तो अगर पूछे कि स्पिंडल कौन बनाता है, तो सेंट्रोसोम बनाता है, ठीक, ओके। अब देखते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन आंसर की वीडियो देखते हो तो ये तो पता होगा आपको, ठीक है। देखिए डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन यानी कि विसरण और परासरण, परासरण को बोलते हैं ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन को बोलते हैं विसरण। दोनों क्या होता है, दोनों में होता है पार्टिकल जो होते हैं, मीडियम के पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, यानी उच्च सांद्रता वाले से निम्न सांद्रता वाले की तरफ मूव करते हैं, ठीक। अब देखिए दोनों में ये, पर जो परासरण होता है ऑस्मोसिस, उसमें एक चीज़ आता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें अगर मूवमेंट तो यही होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, पर विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसके बीच में एक मेम्ब्रेन आ जाएगी, कौन सी, सेमी पर, अर्धपारगम्य झिल्ली आ जाएगी, उसके वजह से होता है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस में ये होता है, ठीक। अब देखिए जो विसरण होता है यानी कि डिफ्यूजन होता है, तो तीनों में हो सकता है, ठोस में, द्रव में, गैस में, तीनों में हो सकता है। लेकिन जो ये ऑस्मोसिस होता है सिर्फ लिक्विड में होता है, ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड में होता है। एग्जाम्पल की बात करें, अगरबत्ती की खुशबू, अगरबत्ती कहीं जलाते हैं उस खुशबू दूर दूर तक चली जाती है। और अगर ऑस्मोसिस की बात करें तो खून का शरीर में, ठीक है, खून का शरीर में क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है, ठीक। अब आगे देखते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। अगर विलय यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट के हिसाब से देखिए कौन कितना ज़्यादा, तो 3 प्रकार के होते हैं सॉल्यूशन। एक होता है हाइपोटोनिक, फिर होता है हाइपरटोनिक, और एक होता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होता है, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी विलय और विलायक की मात्रा बराबर होती है, जितने विलय होंगे उतने विलायक होंगे, ठीक है। और हाइपोटोनिक में क्या होता है, हाइपोटोनिक में जो विलय होता है वो कम होता है, सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, यानी विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है। यानी अगर पानी माने तो पानी की मात्रा इसमें क्या होगी, ज़्यादा होगी हाइपोटोनिक में, ठीक है। यानी कि द सॉल्यूशन दैट हैज़ हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ज़्यादा वाटर होगा। हाइपरटोनिक में क्या होगा, सॉल्यूट ज़्यादा होगा, विलय ज़्यादा होगा और सॉल्वेंट कम होगा। यानी अगर सॉल्वेंट माने
तो पानी क्या होगा, कम, पानी की जो कंसंट्रेशन होगी वो कम होगी उस सॉल्यूशन में, ठीक। अब देखिए आगे चलते हैं कि इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है कि व्हाट हैपन व्हेन आरबीसी सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर हम एक आरबीसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे तो क्या होगा, देखिए एंडोऑस्मोसिस होगा। अब एंडोऑस्मोसिस समझते हैं कैसे होगा। देखिए एंडोऑस्मोसिस से सॉल्यूशन से पानी आरबीसी में भरने लगेगा। देखिए ऐसा होगा ना, आरबीसी के अंदर क्या है, पानी कम है, ठीक है, आरबीसी के अंदर पानी कम है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या था, पानी ज़्यादा था, तो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। आरबीसी में कम है पानी और जो बाहर है उसमें ज़्यादा पानी है, तो हायर से लोअर में जाएगा, हायर से लोअर में जाएगा तो इससे क्या होगा, इसी को बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस। अंदर की तरफ जा रहा है पानी, इसको बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस के थ्रू जाएगा और क्या होगा, जो सेल जो आरबीसी है वो फूलने लगेगी, ठीक है। फूल के ये ऐसी कंडीशन आ जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा फूल जाएगी, फुल्ली स्वेल्व हो जाएगी, पूरा फूल जाएगी, ठीक है। यानी कि उसका जो प्रोटोप्लाज्म है और सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म आपको देखा था ना, प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन दोनों चिपक जाएंगे आपस में, अंदर वाला प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन बाहर वाला, ये इतना फूल जाएगा तो ये दोनों चिपक जाएंगे, ठीक। इस कंडीशन को बोलेंगे टर्जिडिटी। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, टर्जिडिटी, जब बिल्कुल ही फूल जाएगा, बस फटने वाला होगा, ठीक है। और सेल को क्या बोलेंगे, टर्जिड सेल बोलेंगे, ठीक। इस कंडीशन को बोलेंगे टर्जिडिटी और सेल को बोलेंगे टर्जिड सेल, ओके। अब देखिए, अब इसका दूसरा कि जब हम आरबीसी को हाइपरटोनिक में डालेंगे, हाइपरटोनिक में क्या था, पानी कम था, तो देखिए बाहर क्या है, पानी कम, आरबीसी के अंदर पानी ज़्यादा, तो क्या होगा, हायर से लोअर, यानी आरबीसी के अंदर वाला पानी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आरबीसी सिकुड़ जाएगा, ठीक। तो यही है, देखिए एक्सोऑस्मोसिस होगा, यानी बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक। एक्सोऑस्मोसिस से आरबीसी हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन अंदर है ना आरबीसी में, से सॉल्यूशन में पानी जाने लगेगा, आरबीसी से बाहर सॉल्यूशन में आने लगेगा पानी और आरबीसी सिकुड़ जाएगा, ठीक है, और फुल्ली श्रिंक्ड हो जाएगा, ठीक है, फुल्ली श्रिंक्ड हो जाएगा। और इसको क्या बोलेंगे, फ्लैसिड सेल बोलेंगे, ठीक है। जब ये फुल्ली श्रिंक्ड हो जाएगा यानी बहुत सिकुड़ जाएगा बिल्कुल, तो उसको बोलेंगे फ्लैसिड सेल, और इस घटना को क्या बोलेंगे, फ्लैसिडिटी, इसको बोलेंगे फ्लैसिडिटी, और जो सेल होगा उसको बोलेंगे फ्लैसिड सेल, ठीक है, बिल्कुल सिकुड़ जाएगा। अब देखिए, अब अगर हम आइसोटोनिक में डाल दें, आइसोटोनिक यानी कि जिसमें पानी और जो मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट था वो बराबर था, तो उसमें कुछ होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा उसमें, ठीक है, कंसंट्रेशन इक्वल है, कुछ नहीं होगा, ठीक। देखिए अब होता है एक प्लाज्मोलाइसिस, एक होता है डीप्लाज्मोलाइसिस, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। अब देखिए सेल को अगर हम हाइपोटोनिक में डालेंगे, हाइपोटोनिक में यानी कि जिसमें पानी क्या था, कम था, तो क्या होगा, सिकुड़ जाएगी सेल, है ना, सिकुड़ जाएगी और फ्लैसिड हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, यानी सिकुड़ने को, सेल का सिकुड़ना, यानी कि इसमें क्या हुआ, एक्सोऑस्मोसिस हुआ, एक्सोऑस्मोसिस हुआ, यानी बाहर की साइड पानी आया, बाहर की साइड पानी आया और वो सिकुड़ गया, इसको बोलेंगे हम प्लाज्मोलाइसिस। अब यदि हम चाहते हैं कि सेल अपनी शेप में आ जाए दोबारा, तो क्या करेंगे, हम उसको हाइपोटोनिक में डाल देंगे, हाइपोटोनिक में डालेंगे तो अब क्या हो, पानी अंदर की तरफ जाने लगेगा, यानी कि एंडोऑस्मोसिस होगा, एंडोऑस्मोसिस होगा, इससे क्या होगा, सेल दोबारा फूलने लग जाएगा, दोबारा फूलने लग जाएगा और फूल के क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, टर्जिड बन जाएगा और ये अपनी पहली वाली अवस्था में आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, डी प्लाज्मोलाइसिस। पहली वाली अवस्था में ले आए हम, उसको बोलेंगे डी प्लाज्मोलाइसिस, ओके। अब देखिए प्लाज्मोलाइसिस और डी प्लाज्मोलाइसिस के बीच एक निश्चित समय अंतराल होना आवश्यक है, ठीक है, वरना डी प्लाज्मोलाइसिस नहीं होगा। अब देखिए अगर वो हो गया, प्लाज्मोलाइसिस हो गया, पतला सा हो गया, अब डी प्लाज्मोलाइसिस करेंगे उसका और हम भूल गए डाल के उसमें, तो क्या होगा, ज़्यादा टर्जिट होगा, सेल फट जाएगा। तो एक समय निश्चित समय अंतराल होना चाहिए, ठीक है, कि इतने समय के लिए हमें डालना है उसमें दोबारा, ताकि इसके अपना सेब आए और बाहर निकाल लें, ज़्यादा भी टर्जिट ना हो जाए, ठीक है, ज़्यादा टाइम डालेंगे तो फट जाएगा, ठीक, ओके। आगे देखिए अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, अमीबा, ठीक, तो इसको बोलते हैं सूडोपोडिया, ठीक है, सूडोपोडिया बोलते हैं, इसको याद रखना है आपको, सूडोपोडिया, ठीक। अमीबा क्या करता है, अपने आकार को एंडोसाइटोसिस प्रोसेस से बदलकर सूडोपोडिया बन जाता है, ठीक है। क्या बोला मैंने आपको कि अब जैसे खाना है, यहाँ पे ये अमीबा है, अमीबा है, तो अमीबा इसके पास जाएगा और अपना शेप बदल लेगा ऐसे, ठीक है, और धीरे धीरे इसको अपने अंदर ही ले लेगा, इस खाने को ही। तो जो ये क्या होता है, अपने आकार को एंडोसाइटोसिस प्रोसेस थ्रू अपना साइज बदलता है वो, तो ठीक है। अमीबा क्या करता है, अपना जो आकार है वो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस है, उससे क्या होता है, अपना जो आकार बदल के क्या बन जाता है, सूडोपोडिया बन जाता है। सूडोपोडिया बनकर भोजन को ग्रहण कर लेता है, भोजन को क्या करता है, पूरा ही इंटेक कर लेता है, ठीक, एक बार में अंदर ले लेता है भोजन को, ठीक, ओके। अब देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक, पहले देखते हैं,
प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है एनिमल सेल में। ओके, दूसरा है आकार व आकृति निश्चित करने के लिए कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती है इसमें सेल वॉल नहीं होती। ओके, रिक्तिका यानी कि इसमें क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, यानी वैक्यूल्स इसमें क्या होते हैं, बड़े होते हैं, वैक्यूल्स इसमें बड़े होते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, रिक्तिका होती नहीं है, और होती भी तो बहुत छोटी है, वो भी टेम्परेरी होती है, गायब हो जाती है वैक्यूल्स की। ठीक है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता, ये गलत है, लाइसोसोम पाया जाता है। ठीक है, लाइसोसोम दोनों में पाया जाता है, ये गलत है, ये वाली लाइन गलत है। लाइसोसोम दोनों में होगा, प्लांट सेल में भी होगा, एनिमल सेल में भी होगा लाइसोसोम। ठीक ठीक, और अगर डायग्राम की बात करें तो ये देखिए, ये हो गया आपका एनिमल सेल, ये हो गया आपका प्लांट सेल, और ये हो गया आपका एनिमल सेल। ठीक है, और एक चीज़ और डिफरेंस यहाँ पे दे नहीं रखा है, हाँ नहीं दे रखा है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें होता है सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स, इसमें नहीं होता है सेंट्रियोल्स। ठीक है, और बताता हूँ मैं आपको, प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है, इसमें प्लास्टिड नहीं होता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता है। ठीक है, और एक चीज़ और, जो प्लांट सेल होता है उसमें भोजन यानी फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लाइकोजन और स्टार्च के फॉर्म में, यानी स्टार्च मेनली स्टार्च होता है, फिर ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और एनिमल सेल में किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो इसमें होता है आपका ग्लाइकोजन, ओनली ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ओनली ग्लाइकोजन, इसमें क्या होता है, स्टार्च और ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ये सब इसके डिफरेंस हो गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम अपने, आगे है सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन। ठीक है, कोशिका विभाजन क्यों होती है, देखिए नई सेल को बनाना होता है और पुरानी सेल में अगर कुछ मरम्मत होनी होती है, ठीक है, पुरानी सेल या फिर बॉडी की जो वृद्धि होनी होती है, डेवलपमेंट होता है, वो किसके थ्रू होती है, सेल डिवीजन के थ्रू। तो सेल डिवीजन होना जरूरी है। अब सेल डिवीजन देखते हैं क्या होता है, सेल डिवीजन में कौन कौन सा होता है। तो नई कोशिकाओं का पुरानी कोशिकाओं से बनना, पुरानी कोशिका से नई कोशिका, ये किसने कहा था, विर्चो ने कहा था। ठीक है, कि जो नई कोशिका होती है पुरानी कोशिका से बनती है, तो ठीक है, नई कोशिका का बनना उसी को बोलते हैं सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक तो होता है माइटोसिस यानी कि समसूत्री, और एक होता है मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री। ठीक है, अब देखिए पहले देखते हैं माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक कोशिका पेरेंट सेल यानी कि पेरेंट सेल जो होती है वो विभाजित होकर दो समरूप, एक जैसे समरूप मतलब एक जैसे दिखने वाले सेल बनाती है, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। ये जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों में मरम्मत की सहायता आती है। देखिए पहले में ये हो गया एक पेरेंट सेल, ये क्या होगा, माइटोसिस में डिवाइड हो जाएंगे, दो सेल बन जाएंगे, सिमिलर होंगे बिल्कुल इसी के जैसे, पेरेंट सेल के जैसे। अगर इसमें 46 क्रोमोजोम है तो इसमें भी 46 होंगे, इसमें भी 46 क्रोमोजोम होंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल अपने जैसे इक्वल, मतलब अपने जैसे समरूप बिल्कुल दो सेलों का निर्माण होता है माइटोसिस में, और ये पूरी बॉडी में होती है। ठीक है, पूरी बॉडी में होती है। क्या करते हैं, जो बॉडी की वृद्धि करती है, डेवलपमेंट करती है, और जो जैसे टिश्यूज़ हो गए, टिश्यूज़ में कुछ डैमेज हो गया तो उसकी मरम्मत भी करते हैं। ठीक है, तो मरम्मत और वृद्धि करने के लिए कौन होते हैं, तो ये होता है माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस होता है इसमें। अब आगे देखते हैं मियोसिस। मियोसिस देखिए, मियोसिस में क्या होता है, पहले एक सेल होगा पेरेंट सेल, वो दो में टूटेगा, फिर ये जो दो में टूटा ये भी फिर दो में टूटेगा, यानी टू स्टेप में होता है। देखिए पहले विभाजन एक हुआ, फिर विभाजन दो हुआ। ठीक है, तो ये दो स्टेप में होता है। एक तो ऊपर से इसमें आधे क्रोमोसोम से जाते हैं। ठीक है, यानी अगर यहाँ 46 है तो 46 यहाँ कितने जाएंगे, 23, और यहाँ जाएंगे 23। ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसे अर्धसूत्री है, आधे जाते हैं। और ये केवल कहाँ होते हैं, सेक्स सेल्स में होते हैं, सेक्स सेल्स या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स बोलते हैं उसको, वहाँ पे होते हैं। ठीक है, स्पर्म और किसमें, एग में होते हैं ये। ओके, प्रत्येक पेरेंट सेल विभाजित होकर दो सेल, जो पुनः विभाजित होकर चार सेल बन जाती है। पहले दो में बना, फिर ये दोनों, फिर दो में, तो चार हो जाएगा। और जो इसमें क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र होते हैं वो कितने, आधे होते हैं। अगर ये 46 है तो इसका आधा हो गया 23, ये हो गया 23। ओके, ठीक है। माइटोसिस से क्या होता है, जीवों में वृद्धि होती है और टिश्यू की मरम्मत होती है। और मियोसिस किस में होता है, प्रजनन में, रिप्रोडक्शन में मियोसिस वाला होता है। ओके, ठीक। तो गाइज इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। अब हम अपने एमसीक्यू को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक कोशिका है जो एक पूर्ण जीव की तरह कार्य नहीं करते। पूर्ण जीव की तरह कार्य कौन नहीं करता, देखिए अमीबा एक जीव है, पैरामीशियम एक जीव है, लेकिन क्या डब्ल्यूबीसी एक जीव है, श्वेत रक्त कोशिका नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया क। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने खोजा था। ठीक है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने खोजा था, आपको बताया था किसने, ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, कहाँ पे, तालाब में खोजा था, किससे, सूक्ष्मदर्शी से जो इन्होंने बनाया था। ठीक है, ओके। थर्ड है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, तो ये किसने दिया था, आपको पता है, ये पुरकिंजे ने दिया था। ठीक, ओके, आगे देखते हैं। किस कोशिकांग, किस ऑर्गेनेलिज को आत्मघाती यानी सुसाइडल बैग कहा जाता है।
किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। ओके, इसको और क्या ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है, एटम बम भी कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग ऑर्गेनेली प्याज की झिल्ली में पाया जाता है किंतु मानव कोपल कोशिकाओं में नहीं, यानी कि एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती, प्लांट सेल में पाई जाती है। देख लेते हैं। सेल वॉल, तो पहला आंसर ये हो गया, सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, सिर्फ उसमें पाई जाती है, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, बाकी सब पाया जाता है दोनों में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा कोशिकांग ऑर्गेनेलिस जहर तथा दवाइयों के निरावीसीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका, यानी डिटॉक्सिफिकेशन, अभी डिटॉक्सिफिकेशन बताया था मैंने आपको, क्या था, SER। ठीक है, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ हो गया, केंद्रिका का निर्माण, कोशिका विभाजन प्रारंभ करना, कोशिका भित्ति का निर्माण, स्पिंडल रेशो का निर्माण। तो अच्छा, इसका तो ऑप्शन ही नहीं है, इसका आंसर हो गया SER। ठीक है, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, 7वां देखते हैं। सेंट्रियोल का कार्य क्या है। सेंट्रियोल का काम अभी हमने देखा था, सेंट्रियोल किसमें, सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। काम क्या था, सेल डिवीजन के टाइम क्या बना था, स्पिंडल। तो आ गया इसका आंसर नंबर है स्पिंडल बनाने। 8वां क्वेश्चन है कि विषाणु है, वायरस है, वायरस क्या है, एक कोशिका यूनिसेलुलर है या फिर बाइसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, या इसमें कोशिका ही नहीं होता, यानी सेल ही नहीं होता। वायरस क्या होता है, वायरस में सेल ही नहीं होता है, सेल नहीं होता है। ठीक है, इसे तो पहले निर्जीव माना जाता है, फिर पहले ये निर्जीव रहता है, यानी कि डेड रहता है, फिर जैसे इसको इन्वायरमेंट मिलता है तब ये रिएक्ट करने लग जाता है। तो इसमें क्या होता है, सेल नहीं होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। मतलब जो वायरस होता है सेल का नहीं बना होता है। ठीक, 9th है, निम्न में से कौन पादप तथा जंतु कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट करेगा, यानी कि जो एनिमल में और जो प्लांट सेल में डिफरेंस कर दे। सेंट्रियोल, पहला तो सेंट्रियोल ही हो गया, सेंट्रियोल किस में होता है, एनिमल में होता है, प्लांट में नहीं होता। क्रोमेटिन, ठीक है, ये तो होता है, और न्यूक्लियस भी होता है। खुरदरी यानी कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब होता है। सेंट्रियोल किस में होता है, एनिमल में होता है, उसमें नहीं होता है। ठीक, और ये मिलान कीजिए, ये आपको करना है मिलान, ये देख लीजिए। ठीक है, ये चिकनी का मतलब है सॉफ्ट ER। ठीक है, इंग्लिश वालों को बता देता हूँ। ये है रिक्तिका, रिक्तिका यानी कि वैक्यूल्स। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये प्लास्टिड है यहाँ पे। ओके, इधर क्या है, ल्यूकोप्लास्ट, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। ठीक है, आत्मघाती थैली यानी सुसाइडल है, आपको ये मिलान करना है। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।